बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग नाज़रीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को वीनस टीवी पे लाइव होता है और इसमें हम आपके जो भी कानूनी मसले हैं उनको डिस्कस करते हैं। आप हमें इस प्रोग्राम में कॉल करके और जो भी आपके मसाइल हैं कानूनी, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ख़ास तौर पे अगर कोई इमिग्रेशन के कोई यूके में रहते हुए मसला है तो आप हमें इस प्रोग्राम में कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस सिलसिले में गाइड किया जा सके, लेकिन हमेशा की तरह चंद बातें मैं ज़रूर रिपीट करूँगा। नाज़रीन, एक तो ये कि जब प्रोग्राम में आपकी कॉल थ्रू होती है तो बराह मेहरबानी अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी प्रॉब्लम और डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मैं कोशिश करता हूँ इस प्रोग्राम में कि जो कॉलर्स हमें कॉल करते हैं उन सारों से बात हो सके, तो बराए मेहरबानी अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें ताकि हर एक से बात हो सके। और इस प्रोग्राम में मुझसे बात करने के बाद भी अपने केस से रिलेटेड अगला स्टेप उठाने से पहले किसी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं इस प्रोग्राम में आपका पूरा केस आपसे डिटेल में बात मतलब डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए मैं हमेशा ये ज़रूर कहता हूँ कि कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले किसी वकील के पास जाके डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया करें। इसके अलावा प्रोग्राम में शुरू करने से पहले मैं तमाम नाज़रीन जो हैं उनको अपनी तरफ से ईद मुबारक कर रहा हूँ। कल जो है वो इंशाल्लाह ईद है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो कॉल्स लेने से पहले जैसा कि पिछले एक दो हफ्ते पहले यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था ईयू से रिलेटेड, तो जो है यूके जो है उसमें रेफरेंडम में उन्होंने यही डिसाइड किया था कि बाहर जाए। तो उस सिलसिले में पिछले प्रोग्राम भी मैंने डिस्कस किया था। काफ़ी जो ख़ास तौर पे जो यूरोपियन रेजिडेंट्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी हमें वक्तन फ़ौक़न कॉल्स भी आती हैं। लोग भी डरे होते हैं कि पता नहीं जो यूरोपियन रेजिडेंट्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ क्या होगा अगर यूके ईयू से बाहर निकलता है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि एक तो ये कि इट्स टू अर्ली, अभी नहीं पता कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इस सिलसिले में, कब जो है वो सारा प्रोसेस ये स्टार्ट होगा यूके का ईयू से बाहर निकलने का। अगर वो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें भी मेरे हिसाब से चंद साल लगेंगे कि जबकि यूके बाहर निकले। अगर निकलता भी है तो आम तौर पे जो पहले के लोग यहाँ पे होते हैं, जो यूरोपियन यूनियन रेजिडेंट्स नेशनल्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उनको जो है यहाँ पे किसी किस्म की किसी तरीके से अकोमोडेट किया जा सके। तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, लेकिन इस सिलसिले में जो ही कोई फर्दर डेवलपमेंट होगी, ज़रा क्लैरिटी आएगी तो मैं इंशाल्लाह अपने इन प्रोग्रामों के ज़रिए आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि अगर यूके का जो एग्ज़िट जो है वो प्रोसेस स्टार्ट भी होता है तो उसमें भी चंद साल ज़रूर लग जाएंगे। तो ये तो रहा एक जनरल सा ईयू से रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो अक्सर लोगों के सवालात इस सिलसिले में आते हैं। स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है और आप इसी नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। प्रोग्राम का जो आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो जी जी, हेलो सर, ईद मुबारक हो आपको। जी, आपको भी ईद मुबारक। जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर मैं भविंदर सिंह बोल रहा हूँ। जी बोलिए, क्या सवाल है? सर मेरे दो सवाल हैं। सर मेरे को मेरे ब्रदर ने स्पॉन्सर किया था यूरोपियन केस के अंदर। सर उस केस के अंदर हमारा केस रिफ्यूज हो गया था पिछले साल दिसंबर में। अब राइट अपील के लिए गया, अभी तक हमारी अपील तरीक नहीं आई कोर्ट की। जी, नंबर दो सवाल है सर, उस केस में हमें इन्होंने राइट ऑफ वर्क नहीं दिया था अभी तक। जो पिछला डिसीजन था मेरे को फुल टाइम राइट ऑफ वर्क था। तो पिछला कौन सा डिसीजन था? खत्म होने से पहले ही हमने केस दायर किया था, हमें अभी तक इन्होंने राइट ऑफ वर्क दिया। राइट ऑफ वर्क इसी केस पे रिफ्यूज किया था। आपका ब्रदर का जो पासपोर्ट था जिसने आपको स्पॉन्सर किया था वो हमारे पास नहीं, आपने किन्हीं कारणों से हमारे से पासपोर्ट वापस ले लिया था। जी जी, हाँ, इस केस में क्या आगे हमें राइट ऑफ वर्क के लिए जाना चाहिए, उनके साथ फ्लैट करने चाहिए, दे सकते हैं इसमें? देखें, पहली बात तो ये, जहाँ तक आपकी अपील का ताल्लुक है ना,
तो अपील जो है आजकल बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आम तौर पे तकरीबन 8 से 12 महीने मिनिमम लग रहे हैं, यानी कि तकरीबन साल का अर्सा जब तक आपकी हेयरिंग आती है। जो अपील करते हैं तो अराउंड 1 साल का टाइम उसमें लग रहा है। तो अगर आपकी अपील डिले हो रही है तो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। आम तौर पे ये जो इमिग्रेशन अपील्स की जो ट्राइब्यूनल में इतना टाइम साल का लग रहा है। जो राइट ऑफ वर्क का है उसमें जिस आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको इस वजह से नहीं दिया कि आपके ब्रदर ने पासपोर्ट वापस मंगवा लिया था। हेलो। हाँ जी सर, आपके जी हाँ जी, आपके आपके ब्रदर ने पासपोर्ट वापस मंगवा लिया था। मुश्किल नहीं करना सर, इंडिया जाना था, इंडिया इमरजेंसी से इंडिया पासपोर्ट मंगाया था। अच्छा, तो आप उसमें कोशिश करें तो उनसे रिक्वेस्ट दोबारा कर सकते हैं, दोबारा उसका पासपोर्ट उनको भिजवा सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर वो आपको दे दें तो आप कोशिश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 Hello. जी हेलो। Yes. Yes, your call is through, and I'm Zakir Khan. What's your question? हेलो, मुझे ये क्वेश्चन करना है कि मेरी फाइल मैंने 9 जून को डाली थी और अभी तक मुझे ऑर्गेनाइज लेटर नहीं आया और फिंगरप्रिंट की भी फोटो उन लोगों ने निकाल ली है। क्या निकाल लिया उन्होंने? होम ऑफिस ने फोटो निकाल ली है मेरी, लेकिन ऑर्गेनाइज लेटर्स और फिंगरप्रिंट के लिए कुछ भी उन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया है अभी तक। अच्छा, फीस उन्होंने निकाल लिया, अभी फिंगरप्रिंट्स के लिए नहीं किया। Yeah. तो आपने एप्लीकेशन 9 जून को की थी ना? Yeah. तो 9 जून को तो अभी तकरीबन 3 वीक्स अभी तकरीबन 4 हफ्ते हुए हैं। Yeah. तो अभी जी ऑर्गेनाइज लेटर भी आना चाहिए ना। एक्नॉलेजमेंट लेटर देखिए आमतौर पे लग जाता है टाइम। कोई एप्लीकेशन किस किस्म की थी, कौन सी एप्लीकेशन थी? XLRO। हाँ, तो देखें आमतौर पे टाइम लग जाया करता है। अगर 4-6 हफ्ते लग जाएं, 8 हफ्ते लग सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जैसा कि आपने बताया 9 जून को आपने एप्लीकेशन की है, अभी तो तकरीबन 4 वीक्स हुए हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इसी महीने मेरे ख्याल में जुलाई में आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर मोस्ट प्रॉब्ली शायद आ जाए। जी बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अहमद बात कर रहा हूँ। जी अहमद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो नॉन EU फैमिली मेंबर सुरेंद्र सिंह के तहत बरतानिया में आया है और उन्हें 5 साल का रेजिडेंस कार्ड मिल गया है, तो अगर बरतानिया अगर यूरोप से निकलता है तो 5 साल के बाद जब वो 10 साल के लिए कार्ड अप्लाई करेगा तो क्या उस पर अफेक्ट होगा? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल यह है कि जो डिपेंडेंट पेरेंट सुरेंद्र सिंह के तहत बरतानिया में आते हैं और 5 साल का कार्ड हासिल कर लेते हैं, तो जब 5 साल के बाद जब वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको इस 5 सालों के दौरान स्टिल डिपेंडेंसी शो करनी पड़ेगी या नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे यूरोप मुल्क से आए हैं और वहाँ डिपेंडेंसी वो शो कर चुके हैं। तो इन 5 सालों के दौरान भी उन्हें डिपेंडेंसी शो करनी पड़ेगी या सिर्फ 5 साल की रहायश? प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा जब मैं कॉल बंद कर दूंगा। जी 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 थैंक यू जी थैंक यू जी। देखिए जी आपका सवाल जो है ना वो अभी जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने कहा था कि ये एक ऐसा सवाल है यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड कि उनके डिपेंडेंट्स के साथ वो क्या होता है। अगर जो अभी ये रेफरेंडम में जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो ये बड़ा उस पर डिपेंड करता है। जो आपका पहला सवाल ख़ास तौर पे जो था ना कि उसके बाद वो 10 इयर्स का अप्लाई कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे या जो भी, तो वो तो अभी क्लियर नहीं है इस सिलसिले में कि गवर्नमेंट और कि UK गवर्नमेंट और EU की जो बाकी ममालिक हैं उनके दरमियान जो निगोसिएशंस होती हैं उसमें क्या होता है। अभी तो निगोसिएशंस भी स्टार्ट नहीं, अभी प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट। ये तो पहले सवाल का जवाब। जहाँ तक वो डिपेंडेंसी की बात कर रहे थे कि डिपेंडेंट पेरेंट यहाँ पे आता है 5 साल को उसको वीज़ा मिलता है, तो उसको फिर डिपेंडेंसी शो करनी पड़ती है कि नहीं 5 साल बाद, तो उसको डिपेंडेंसी शो करनी पड़ेगी यहाँ पे आने के बाद भी। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुना, बोलिए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये था कि
हमें ILR मिला था, तो हमारे कुछ के रेजिडेंस कार्ड आ गए हैं, 1-2 अभी रहते हैं, तो अभी वीक हो जाए। तो नॉर्मली मैंने ये पूछना था वो कितनी देर लगाते हैं, तो हम उनको कैसे रब्ता कर सकते हैं? आपको जो रेजिडेंट कार्ड के आने से पहले एक लेटर भी आया होगा। हाँ जी, वो तो हम विंडो पे गए थे। अच्छा, विंडो पे, तो उसके उन्होंने कोई लेटर दिया था ना आपको? हाँ जी, लेटर दिया। तो उस लेटर में लिखा होगा कि कितने अरसे में, मेरे ख्याल में नॉर्मली 10 वर्किंग डेज होते हैं, कि अगर 10 वर्किंग डेज में आपको 7 वर्किंग डेज लिखा हुआ है, तो ठीक है, 10 फाइन। अगर वो लिखा है 7 वर्किंग डेज, तो अभी 7 वर्किंग डेज अगर हो गए हैं तो फिर तो आप उनसे रब्ता करें, उसमें दिए होगा डिटेल। अगर नहीं हुए तो फिर फिलहाल वेट करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ताहिरा बात कर रही हूँ नोटिंगम से। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरे 2 साथ बच्चे हैं, उन्होंने हमने जनवरी 2014 में फ्रेश असाइलम क्लेम किया था, फ्रेश क्लेम विद न्यू एविडेंस। और फिर आफ्टर 2 इयर्स फरवरी 2016 में हमने दोबारा और एविडेंस दिए और सबमिट करवाए फर्दर। तो रिपोर्टिंग के लिए भी हम जाते थे एवरी मंथ। अब फिर उन्होंने 3 मंथ्स के बाद कर दिया कि 3 मंथ्स के बाद आप रिपोर्टिंग के लिए आए। अब उन्होंने फ़ोन किया कि आपको ना, आपके हमने सस्पेंड कर दिया है, रिपोर्टिंग आने की कोई ज़रूरत नहीं, आप रिपोर्टिंग पर ना आए। और होम ऑफिस की तरफ से जो केस से रिलेटेड है, कभी कोई लेटर, कोई आंसर अभी तक आया ही नहीं है, कुछ भी नहीं आया। तो सॉलिसिटर से बात कर, अभी वेट करें। मैंने कहा चलो कुछ और एविडेंस जमा करवा दो उनको, न्यूज़ पेपर से कंट्री रिपोर्ट। पता नहीं, अभी वेट करने का टाइम, आप वेट करो। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये नहीं कि हमें अब कितना वेट करना पड़ेगा? देखें, इसमें तो ये बड़ी, देखें किस तरह की कोई लीव मिलेगी? देखें, बड़ी ये तो सिंपल सी बात है। और सिंपल सी बात ये है कि ये तो डिपेंड करता है कि आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और ये आपको वही बता सकता है जो आपका केस डील कर रहा है, या कोई सोलिसिटर जिसके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन हो, आपको वो देख के आपको बताया जा सकता है कि केस आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, जो भी फ्रेश एप्लीकेशन भी गई है। अगर तो स्ट्रॉन्ग केस हो तो नॉर्मली फिर हम उसको पुश करते हैं। अगर हम समझते हैं कि यार हमारे क्लाइंट का केस जो है वो अच्छा केस है, स्ट्रॉन्ग केस है, तो हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम उसको पुश करते हैं। अगर ये हो कि जी लगे कि क्लाइंट का केस जो है ज़रा वीक है, तो फिर ऐसी सूरत में वेट करने का फ़ायदा होता है कि और जितना आपका टाइम यहाँ पे जो गुजर रहा है एक्स्ट्रा, वो आप ही के लिए, आपके केस के लिए बेहतर होता है। तो इसलिए ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि आप मज़ीद कितना वेट करें, क्योंकि ये आपको, जो आपके वकील हैं, वो एडवाइस कर सकते हैं कि आपका केस आया इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको आप पुश करें या ना करें। वही बेहतर तरीके से एडवाइस कर सकते हैं, या फिर किसी भी वकील के पास जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ़ाइल दिखा सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी। हेलो जी सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग जी। कौन सा बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम मिस्टर सिंह। जी सिंह साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा आपसे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन है। ये कि मैं 2009 में अनमैरिड पार्टनर रहना शुरू किया जून से, और 2011 जून में हमने अनमैरिड पार्टनर पे एप्लीकेशन कर दी। लेकिन 2011 अगस्त में हमने मैरिड कर ली, वो भी अपडेट कर दिया। तो लेकिन नवंबर में उन्होंने मेरी, अच्छा सिंह साहब एक सेकंड, मैं आपकी ज़रा बात काट रहा हूँ। आप मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का टाइम हो गया, तो आपके चूँकि 2-3 सवाल हैं, तो आप ज़रा थोड़ा सा होल्ड कर लें। मैं ब्रेक से वापसी पे फिर आप इसे स्टार्ट करूँगा, तो आप किधर जाइएगा नहीं, अभी फ़िलहाल होल्ड करें। नाज़रीन, हम एक थोड़े से छोटे से वक्फे पे जा रहे हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं।